मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमपीपीएससी की एग्जाम को क्रैक करने का सीक्रेट है पीवाईक्यू। जी हां दोस्तों, अगर आपने 10 सालों के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से एमपीपीएससी प्री का एग्जाम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं लघु शर्मा आज आप लोगों को यहां पर एमपीपीएससी 2024 का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग हर एक प्रश्न और उसका राइट आंसर देखने वाले हैं। यहां पर अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हम लोग अभी 10 ईयर पीवाईक्यू कंप्लीट कर रहे हैं ईयर वाइज। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग पीवाईक्यू सीरीज को हमारे साथ कंप्लीट कर पाए और आप अपने एग्जाम में उसी के एनालिसिस के बेसिस पर बहुत अच्छा सा स्कोर कर पाए। तो नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और इसके अलावा मैं आपको एक एडिशनल जानकारी भी देना चाहूंगा। परीक्षा दाम जो बुक है हमारी एमपी जीके की, इसमें हम लोग थ्योरी एंड एमसीक्यू दोनों का सीरीज चला रहे हैं हमारे चैनल पर, जहां पर आपको लेटेस्ट एमपी जीके का बुक हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं, थ्योरी भी और एमसीक्यू भी। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, उन सीरीज को नहीं देखा, जरूर एक बार ओवरव्यू कीजिएगा। इसके अलावा हाल फिलहाल में अभी हम लोग ल्यूसेंट जीके की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस चैनल पर आपको मिलेगा कंप्लीटली, आप चाहे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाली एमपी पुलिस या एमपीएसआई या एसएससी यूपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को मिलेगा यहां पर कंप्लीट कंटेंट। तो चलिए आज के पेपर के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन और उनके राइट आंसर। तो देखिएगा ध्यान से, हमारा पहला प्रश्न हम लोग समझने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के होने के वाला विकार है। मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आप लोगों को यहां पर बताना है राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए फटाफट करके बताइएगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, डाउन सिंड्रोम। यानी मनुष्यों में जो विकार होता है गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। चलिए बढ़ते हैं फटाफट करके हम लोग अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7वां प्राथमिक क्षेत्र है या क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ये नेगेटिव क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि काफी आपसे इस टाइप्स के नेगेटिव फॉर्मेट पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको यहां पर बात हो रही है प्रश्न में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की, तो हमारा राइट आंसर होगा यहां पर दूसरे का अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। तो समन्वित कार्रवाई की पहचान की और जो 7वां प्राथमिकता वाला क्षेत्र है उसका नाम है अन्नपूर्णा योजना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग होता है? किस दाल के लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग होता है? चलिए फटाफट करके बताइए क्या हो सकता है हमारा राइट आंसर। तो चलिए जानते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का सही उत्तर। हमारा राइट आंसर होगा खेसारी दाल, ठीक है। किस दाल के सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जान लेते हैं हमारा फोर्थ नंबर का प्रश्न। फोर्थ नंबर का प्रश्न है हमारे सामने, वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट से 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए? ठीक है, आपको यह बताना रहेगा। चलिए बताइए फटाफट, है ना। इसरो ने 2017 में किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट से 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए? तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? हमारा राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, PSLV
PSLV-C-37। आपने, है ना, देखा हमारा राइट आंसर। इससे इसरो ने इसके माध्यम से यहां पर 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए। चलिए हम लोग जानते हैं, हमारे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्या है हमारा 5 नंबर का सवाल, चलिए समझ लेते हैं। प्रश्न है हमारा, ओजोन परत की मोटाई को खालिस्तान से नापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई को किससे नापा जाता है? तो डाप्सन उसकी इकाई होती है। मैं बता देता हूं, डाप्सन उसकी इकाई होती है। चलिए 6वां प्रश्न, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? संख्या होती है, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है 7। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब होगा 2013। क्या सही जवाब होगा? 2013। चलिए जानते हैं हम लोग फटाफट करके हमारे अगले सवाल को, यानी 8वें नंबर के सवाल को। सवाल है हमारा, भारत, देखिए भारत सरकार ने जल प्रदूषण, है ना, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? ठीक है, भारत सरकार ने जल, है ना, जल के ऊपर जल अधिनियम की बात हो रही है, जल अधिनियम कब पारित किया? तो फटाफट बताइए। 1974 में भारत सरकार ने जल अधिनियम पारित किया। चलिए 9 नंबर का सवाल है, एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2 और एसडीजी 9 क्रमशः क्या दर्शाते? भाई हमारा जो गवर्नमेंट का इंडेक्स है, इंडिया इंडेक्स है, एसडीजी के नाम से। ठीक है, आप मुझे कमेंट में एसडीजी का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में एसडीजी का क्या बताएंगे? फुल फॉर्म। कितने लोग जानते हैं जरूर कमेंट करें। तो यहां पर ये जो 1 है, 2 है और 9 है, ये किसको दर्शाता है? कौन सी चीजों को दर्शाता है? कौन से सेक्टर को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोई गरीबी नहीं, है ना। एसडीजी 1 किसको दर्शाएगा? कोई गरीबी नहीं। दूसरा वाला एसडीजी 2 किसको दर्शाएगा? ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, कोई भूखमरी नहीं। और तीसरा दर्शाएगा उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे को, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे को। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग फिर से हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा 10th नंबर का प्रश्न क्या है? चलिए जान लेते हैं हमारा 10th नंबर का प्रश्न क्या है। प्रश्न 10वां है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो ये रहा हमारा 10th सवाल। आपका सही जवाब होगा अपघटक। इसका सही जवाब क्या होने वाला है? अपघटक। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे 11th नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों व मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? है ना, कौन से मामलों की बात हो रही है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, है ना, संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? तो 11th का हमारा सही जवाब क्या होगा? फटाफट करके अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे 12th नंबर के सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 12 नंबर वाला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव फॉर्मेटिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपके सामने चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न है। चलिए हम लोग इसका सही जवाब जानते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग को करेगा। भाई मान लो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच में अगर झगड़ा हो जाए, मतभेद हो जाए, तो मामले का निपटारा कौन करेगा? तो विधि आयोग करेगा। हमें सही कथन कौन सा सही नहीं है, मतलब आपको 3 सही मिलेंगे, 1 गलत मिलेगा, तो आपको गलत कथन ही बताना है। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो होता है। तो बताइए फटाफट करके कमेंट करके। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में
मामले का जो निर्णय लेगा वो विधि आयोग लेगा। कौन लेगा? विधि आयोग लेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर के सवाल की ओर। क्या है हमारा 13 नंबर का प्रश्न? 13वां प्रश्न है, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, है ना। आपको कौन से, है ना, अनुच्छेद के द्वारा ये होता है, ये अनुसमर्थन मिलता है, ये हमें बताना है। चलिए ठीक है, तो 13 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, आप पढ़ ही रहे होंगे, तो मैं राइट आंसर फटाफट बता देता हूं ताकि आप लोग, है ना, ये ऑप्शन डी, यदि एक ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 क में कोई परिवर्तन करना चाहता है। भाई अगर आपको किसी अनुच्छेद 279 क में कोई परिवर्तन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद हमारे अगले सवाल की ओर। क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14 है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति, है ना, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग के बारे में बताता है? तो आपके सामने 4 अनुच्छेद है 14 नंबर के प्रश्न में। राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? तो हमारा सही जवाब होगा अनुच्छेद 61। कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 61। चलिए ठीक है, जानते हैं हम हमारा 15 नंबर का प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी, दैट मीन्स अटॉर्नी जनरल, नियुक्त करेगा। अब किसको करेगा? तो हमारे सामने इसका सही जवाब क्या होगा? जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। भैया भारत का जो आर्टिकल नंबर संविधान का 76 है उसके तहत राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी किसे बनाएगा? तो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। तो हमारा सही जवाब होगा 15 का ऑप्शन नंबर 6। चलिए 16 नंबर का सवाल देखते हैं। के एम मुंशी खालिस्तान से संबंधित है। तो के एम मुंशी आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित है। चलिए 70 नंबर का सवाल है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो हमारे 17 नंबर के सवाल में आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति अगर आपातकाल लगाएंगे, आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 352 के, है ना। किसकी सलाह पर? तो आपको सलाह किसकी लेंगे ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कौन सा क्वेश्चन? 18 नंबर का सवाल क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहां पर है? अटल बिहारी वाजपेयी नीति विश्लेषण एवं संस्थान कहां पर है? तो इसका सही जवाब होगा भोपाल। क्या सही जवाब होगा? भोपाल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे 19 नंबर के सवाल की ओर। हमारा 19वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। आपको 2 कथन दे रखे हैं और आपको सोचना है और आपको यहां पर कौन सा सही कथन है उसके बारे में बताना है। ठीक है, आप देख रहे होंगे प्रश्न की क्या स्थिति है, किस प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है क्या कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने का? महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे? महाधिवक्ता जो मंत्रिमंडल रहेगा तब तक बने रहेंगे क्या? तो ये 2 सेंटेंस है आपके सामने, आपको बताना सही कौन सा है। भाई प्रश्न का पूरा नेचर समझिएगा कि किस टाइप का प्रश्न है। अगर इस वीडियो पर आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग आपको एमपीजी के सीरीज, उसमें थ्योरी बुक और एमसीक्यू बुक के साथ में 10 सालों के एमपीपीएससी के प्रश्न पत्र भी सॉल्व करा रहे हैं। चलिए ठीक है, फटाफट करके हम 19 का राइट आंसर जान लेते हैं। हमारा सही जवाब होगा ए, यानी पहला सही होगा, दूसरा वाला गलत होगा। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है। चलिए ठीक है, हमारा 20 नंबर का सवाल क्या है? 20 नंबर का जो सवाल है हमारे सामने, पंचायतों के ऊपर है। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची किसको दी गई है? ठीक है, कौन सी अनुसूची में दी गई है? भाई पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली जो शक्तियां है, अधिकार है और जिम्मेदारी है, वो भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां, उसमें से कौन सी अनुसूची में इसका वर्णन आपको देखने के लिए मिलता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 11वीं अनुसूची। क्या होगा?
11वीं अनुसूची। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 21 की ओर। अभी हमने 20 प्रश्न कंप्लीट करे, अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न हमारा, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के मंडला और डिंडोरी जिले में निवास करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, मांडवारा त्योहार खालिस्तान मनाया जाता है। मांडवारा त्योहार कौन सी जनजाति में मनाया जाता है? तो भैया मांडवारा गोंड जनजाति में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 23वें प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, महानायक टंट्या मामा किस जनजाति से संबंधित है? तो भैया टंट्या मामा का नाम तो आपने जाना होगा, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले टंट्या मामा को सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में, है ना। चलिए बताइए फटाफट, ये कौन से जिले से इनका संबंध है? कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको पता है तो। और ये किस जनजाति से थे? तो हमारे 23 नंबर का राइट प्रश्न होगा, भील जनजाति से थे। कौन से जनजाति से थे? भील जनजाति से थे। चलिए प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई खालिस्तान से संबंधित है। भैया ये भी कौन सी, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है, तो ये भी भील जनजाति यानी भिलाला जनजाति से, भील की उपजाति है भिलाला, उससे ही संबंधित थे। चलिए ठीक है, समझते हैं अगला प्रश्न। दैट मीन्स 25 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? हमारा 25वां प्रश्न है, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो सही जवाब होगा प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे बादल भोई। ठीक है, तो चलिए हमने 25 तक के प्रश्न कंप्लीट करे, अब हम लोग बढ़ेंगे फटाफट प्रश्न नंबर 26 की ओर। क्या है हमारा 26 नंबर का प्रश्न? चलिए समझ लेते हैं। प्रश्न 26 है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान महिलाओं को दिया जाता है? तो भैया सही जवाब होगा राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। आदिवासी महिलाएं जब लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करती है तो उन्हें राष्ट्रीय देवी अहिल्या देवी सम्मान से नवाजा जाता है। 27 नंबर है, बिरहा किस जनजाति, आदिवासी जनजाति की महिलाओं को लोकप्रिय लोकगीत है? बिरहा नामक जो लोकगीत है किस आदिवासी जनजाति का लोकप्रिय लोकगीत है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो भैया आपको यहां पर हमारी आयोग के द्वारा 2 आंसर दे दिए जाते हैं, गोंड और कोल, है ना। फिर भी आप इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे अपनी बुक में, इंटरनेट के विकिपीडिया के माध्यम से, है ना, गूगल के माध्यम से। मैं भी अभी आप लोगों को ये दोनों जनजाति में बिरहा जो आदिवासी लोक नृत्य है चलता है, लेकिन आप इसको राइट आंसर को खुद से एक बार रिसर्च करेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं हमारे प्रश्न नंबर 28 को। भारतीय साहित्य में जनजाति जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं के आधार पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ठीक है, भारतीय साहित्य में जनजाति जीवन के सांस्कृतिक परंपरा पर भैया कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र में दिया जाता है, सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखक के लिए इनको दिया जाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर के सवाल पर। हमारा 29 नंबर का सवाल है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? भाई आदिवासी लोगों के लिए काफी हमारे मध्य प्रदेश सरकार योजनाएं चलाती है, उनकी, है ना, प्रगति के लिए, उनकी उन्नति के लिए। ठीक है, तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार कौन सी स्वरोजगार योजना चला रही? तो उसका नाम है बिरसा मुंडा। कौन सी स्वरोजगार योजना? ताकि आदिवासी सेल्फ आत्मनिर्भर हो पाए और अपने क्षेत्र में रोजगार कर पाए, स्वरोजगार कर पाए। जनजाति कार्य विभाग का प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष है। भाई वन्या जो प्रकाशन होता है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे प्रश्न नंबर 31 को। देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न क्या है। अगर आपको इनमें से किसी सही जवाब आता है किसी भी प्रश्न का, तो आप सबसे पहले कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अपने नाम के साथ आप अपने कमेंट में आंसर लिखेंगे। 31 नंबर का प्रश्न है, वैधानिक तरलता अनुपात जिसको SLR भी कहते हैं, RBI उसे SLR का नाम देता है। ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है कि न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया है?
यानी आरबीआई ने एसएलआर की न्यूनतम बाउंड्री क्या सेट कर रखी थी, ये आप लोगों को बताना रहेगा। तो भैया आरबीआई ने जो एसएलआर है उसको 25% कर रखा था, लेकिन 2007 में क्या कर दिया, उसमें संशोधन कर दिया। हमारा प्रश्न नंबर 32 है। 32 नंबर का प्रश्न है, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं, है ना, जीडीपी का बाह्य ऋण का अनुपात क्या था, जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात कितना था, कितने परसेंट था, तो सही जवाब होगा 18.6%। क्या जवाब होगा, 18.6%। चलिए अगला सवाल है 33 नंबर का, 2017-18 में, है ना, भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था। भाई एमपी में जितने कारखाने हैं वो इंडिया के टोटल कारखानों का कितना परसेंट है, आपको ये बताना है। तो इस सवाल का जवाब भी आयोग ने अपने आंसर की में स्पष्ट नहीं दिया है। आप इस सवाल का जवाब क्या करेंगे, खुद से सर्च करेंगे, ठीक है, अपनी बुक के माध्यम से, आप गूगल के माध्यम से, आप किसी एक सोर्स को ऑथेंटिक या सही नहीं मानेंगे, आप 2 से 3 जगह पर क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, क्रॉस चेक जरूर करेंगे। हमारा अगला सवाल है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहां और कब हुआ था। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहां और कब हुआ था। चलिए 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी यूएनओ हुआ था, यूएनओ में हुआ था 2008 में G20 का शिखर सम्मेलन पहला, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे 35 नंबर के सवाल की ओर। 35 नंबर का सवाल है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार की, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति, है ना, उन्नति एग्री जीआईएस परियोजना किस लिए है, ठीक है, आपको बताना है एमपी गवर्नमेंट की जो ये परियोजना है उन्नति नाम से, ये किस लिए। तो इसका सही जवाब होगा कृषि में, है ना, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजनरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। तो मैं आपको फटाफट करके राइट आंसर बता देता हूं, सही आंसर तो आप लोग, है ना, देख ही लेंगे और ऑप्शन भी आप पढ़ लेंगे। तो आपको हर एक ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। मैं अभी आप लोगों को समय बचाने के लिए आपका, ताकि कम समय में आप अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएं, और आप लोगों को मैं यहां पर राइट आंसर बता देता हूं। चलिए 36 नंबर का सवाल क्या है, 36 नंबर का हमारा सवाल है, ठीक है, चलिए समझते हैं 36 को। 36 में लिखा है, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस योजनाओं के एकीकरण से उभरा है, ठीक है, किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है समग्र शिक्षा अभियान की बात हो रही है। चलिए तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम लोग SSA भी कहते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और शिक्षा ये उसका राइट आंसर होगा, शिक्षक शिक्षा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 37 नंबर के सवाल की ओर। क्या है हमारा 37 नंबर का सवाल, चलिए देख लेते हैं। 37 नंबर का सवाल है हमारा, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 2011-12 के मुताबिक कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं, यानी हमें यहां पर क्या करना है, एमपी और इंडिया की तुलना करना है। 22-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिति स्थिर 11-12 की कीमतों पर तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। भैया अगर बात करें एमपी की हर व्यक्ति की इनकम की, वो इंडिया के, है ना, व्यक्ति से कम है। अब एमपी और इंडिया अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है। चलिए प्रश्न हम लोग 38 की ओर मूव करते हैं। फटाफट हमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और पहली बार इस वीडियो पर है तो फटाफट करके लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आप लोगों को यहाँ पर 10 ईयर के पीवाईक्यू मिलेंगे। जीआई टैग द्वारा चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, और आप लोगों को जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की लिस्ट बनाना है, जिलों की लिस्ट बनाना है। तो सही जवाब होगा बालाघाट, है ना। जीआई टैग कौन से जिले के चावल को मिला, और कौन से चावल है, चिन्नौर चावल, ठीक है। 39 नंबर का हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाइए, ठीक है। अब आपको बताना है, यहां पर भी ये जीआई टैग से रिलेटेड सवाल है ना। आपको जिले दे रखे और उत्पाद जहां पर फेमस है मध्य प्रदेश में, जहां पर कौन से जिले में क्या चीज फेमस है, तो अशोकनगर, खरगोन, बुरहानपुर, मंदसौर, यहां पर केले, महेश्वरी साड़ियां और टाइगर प्रिंट चंदेरी साड़ियां और लहसुन। तो भैया आपको फटाफट करके यहां पर सही जवाब देना है।
चलिए मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। पहले का तीसरा बोले तो चंदेरी, अशोकनगर में क्या फेमस है, चंदेरी की साड़ियां, है ना। दूसरे का दूसरा होगा, यानी खरगोन में जो महेश्वर पड़ता है ना, महेश्वर जिला, वहां पर क्या है, तो वहां पर होने वाली है महेश्वरी साड़ियां, महेश्वर का किला है, देवी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया है, और टाइगर प्रिंट है ना, जिसको बाघ प्रिंट भी कहा जाता है। तो यहां पर क्या होगा, दूसरा। और यहां पर तीसरे का क्या होगा, पहला। बुरहानपुर में क्या है, बुरहानपुर के केले फेमस है, जानते होंगे, मार्केट में काफी केले मिलेंगे आपको बुरहानपुर के। मंदसौर, मंदसौर में क्या है, मंदसौर फोर्थ होने वाला है। मंदसौर में लहसुन, यानी लहसुन की खेती ज्यादातर मंदसौर में होती है, और आप लोगों को काफी सस्ता लहसुन वहां पर मिलेगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हम लोग हमारे अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, 40 नंबर का प्रश्न है हमारा, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्य को प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो भैया यहां पर आपको टर्म दे रखा है, और उस इंडेक्स के अनुसार, एसडीजी इंडेक्स के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को, है ना, रैंक वाइज यहां पर बताना है, श्रेणी वाइज यहां पर बताना है। तो 40 नंबर का जो हमारा प्रश्न है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अक्षांशी 0 से उसकी रेंज होगी 49 तक, प्रदर्शक की रेंज होगी 50 से, है ना, 64 तक, अग्रणी 65 से 99, और अचीवर 100 तक। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमने देखा 40 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 41 नंबर का सवाल क्या है। चलिए 41 नंबर का सवाल है हमारा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग है कर्नल। क्या होगा सही जवाब, कर्नल होगा। चलिए 42 नंबर का सवाल देखते हैं। 42 नंबर का हमारा प्रश्न है, क्या है हमारा प्रश्न, चलिए समझ लेते हैं हमारा 42 नंबर का प्रश्न। प्रश्न है हमारा 42 नंबर का, हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है, आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कहा जा सकता है। भाई आपको क्या कहा जा सकता है, आपके ऊपर, है ना, किस प्रकार का हमला होने से, है ना, भ्रामक लगेगा और ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में वो आएगा। ठीक है, और ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए ये कह सकता है। तो इस प्रकार के हमले को क्या नाम दिया है, तो इस प्रकार के हमले को कहा गया है फिशिंग। क्या कहा है कंप्यूटर की भाषा में, फिशिंग कहते हैं। चलिए ठीक है, अभी हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें काफी क्वेश्चन कंप्लीट करना है ना। कुर्रेटली, कुर्रेटली क्या होता है, अब इसके बारे में बताना है। तो ये 43 का राइट आंसर है भैया, गूगल की तरह ये भी एक सर्च इंजन है। चलिए ठीक है, याद रखिएगा, है ना, कि प्रश्न कहां से बन रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। चलिए 44 नंबर का प्रश्न क्या है, एमिटेशन गेम किसका मूल नाम था। एमिटेशन गेम किसका मूल नाम था। तो हमारे 44 नंबर के सवाल का सही जवाब हम जानते हैं, द ट्यूनिंग टेस्ट। भैया इमिटेशन नाम का जो गेम है उसका पहले नाम था द ट्यूनिंग टेस्ट। चलिए 45 नंबर का सवाल क्या है, ट्विटर के संस्थापक, ये तो आप सभी जानते हैं, ट्विटर के संस्थापक का नाम है जैक डोर्सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैक डोर्सी। चलिए 46 नंबर का सवाल है हमारा, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है आपको बताना है। ए हमारा सही जवाब होगा लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी एंड संसाधन। ये ई गवर्नेंस के 4 पिलर माने जाते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर के सवाल की ओर। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, उसे क्या नाम देंगे। ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट जो भैया पेशेवर बिजनेसमैन लोगों को आपस में कनेक्ट करती है, उसको कहते हैं लिंक्डइन। आपका भी प्रोफाइल लिंक्डइन पर बना होगा, शायद आप जानते ही होंगे। 48 नंबर का सवाल क्या है, 48 नंबर का सवाल है, खालिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। तो बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा का नाम क्या है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। चलिए जानते हैं हम लोग 49 नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। एमपीईजी का अर्थ क्या होता है। एमपीईजी का अर्थ होगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। यहां पर एम फॉर मूविंग, पी फॉर पिक्चर, ई फॉर एक्सपर्ट और जी फॉर ग्रुप्स, ये होगा इसका मतलब। चलिए 50 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। इंटरनेट क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या होता है। आप शॉर्टकट भी याद कर लें, फुल फॉर्म भी कंप्यूटर में काफी पूछे जाते हैं, इन्हें याद करें।
वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, है ना, कंसोर्टियम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब W3 मतलब यहां पर 3W है और एक C भी है, तो W से हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब और C से कंसोर्टियम, याद रहेगा। चलिए ठीक है, 51 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 51 नंबर का हमारा सवाल है, 21-22 के अनुसार, है ना, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है। भैया हमारे यहाँ पर गेहूं का, है ना, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से गेहूं उत्पादन में एमपी का कौन सा स्थान है, तो द्वितीय। तो पहला किसका है, तो पहला है हमारा उत्तर प्रदेश का और दूसरा है मध्य प्रदेश का, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, याद रखना पड़ेगा अगर आप पीवाईक्यू का सही एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 52 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, ठीक है, एमपी के कौन से जिले में सोयाबीन का उत्पादन शुरू हुआ था, तो भैया ये है देवास, क्या है, देवास, ठीक है। देवास से काफी प्रसिद्ध नदी निकलती है, उस नदी का नाम मुझे आप कमेंट करके बताएं अगर आप लोग सही से जानते हैं तो। चलिए ठीक है, तो आपने देखा 52 नंबर का। अब 53 नंबर का हमारा सवाल है, राक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है, तो भैया राक फास्फेट का उपयोग उर्वरक बनाने में, खेतीबाड़ी के उर्वरक के लिए किया जाता है। चलिए जानते हैं 54 नंबर के सही जवाब को। मध्य प्रदेश की दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है, एमपी का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहां पर वर्षा कहां से होती है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए ठीक है, 55 नंबर का प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा होता है, तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के द्वारा होता है। अगला सवाल है 56, मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1973 में, 1973 में। चलिए बढ़ते हैं फटाफट करके हम लोग 57 नंबर के प्रश्न की ओर। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है भांडेर का पठार, क्या कहलाता है, भांडेर का पठार कहलाता है। चलिए 58 नंबर के सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। 58 नंबर का सवाल है हमारा, चलिए जान लेते हैं क्या है हमारा 58। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी, ठीक है, ठीक है, वो कौन सी है, यानी कि भेल की चर्चा हो रही है ना, यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है, भेल की चर्चा हो रही है, याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को, यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं भेल की, किस कंपनी के सहयोग से भेल का एस्टेब्लिश हुआ है, तो कौन सी कंपनी है, कितने लोग जानते हैं, फटाफट करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी सवाल का जवाब पहले से जानते हैं तो आपको कमेंट करना भी चाहिए, तो बताओ फटाफट कौन बताने वाला है। चलिए मैं राइट आंसर बता देता हूं, हमारा राइट आंसर होने वाला है ब्रिटेन। भेल की जो स्थापना है ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। 59 नंबर का सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसे जिले में नगरीय जनसंख्या का, है ना, किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो 59 नंबर के सवाल के मुताबिक भोपाल के अंदर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है ना, सिंचाई परियोजना में ऐसी कौन सी है जिसमें 4 राज्य पार्टिसिपेट करते हैं, उसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। ये कौन सी नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। वो 4 राज्यों के नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से राज्यों की इस परियोजना में भागीदारी है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले नंबर के प्रश्न यानी कि 61 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या है हमारा 61 नंबर का प्रश्न, तो हमारा प्रश्न है, बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक का नाम क्या है, ठीक है। ये बांग्ला भाषा में लिखा हुआ एक उपन्यास है, ठीक है, और उसके लेखक का नाम आपको बताना है, तो उसका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, दुर्गेश नंदनी लेखक के, है ना, के लेखक है। ये एक उपन्यास है जिसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए 62 नंबर का सवाल क्या है, 62 नंबर का क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन को
ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया? केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य देवेंद्रनाथ ठाकुर ने नियुक्त किया। ठीक है, याद रखना आप लोगों को। 63 क्या है? गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया? ठीक है, वेल्स का जो राजकुमार आए थे हमारे इंडिया में, है ना, उसका किस आंदोलन के समय, है ना, बहिष्कार किया था? तो आपको बताना है 63 का सही जवाब, उसका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन। क्या होगा? असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने उनका बहिष्कार किया था। चलिए 64 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग से संबंधित है? प्रदेष्टा किस विभाग से संबंधित है? तो ये न्याय विभाग से संबंधित है। भाई मौर्यकालीन जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, वहां पर अलग अलग विभाग थे, अलग अलग नाम थे और उनका काम था। तो यहां पर बात हो रही है प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने की, वो न्याय विभाग से, प्रतिष्ठा नाम से वो न्याय विभाग चला करता था। 65 नंबर का प्रश्न है कि केम पनिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? है ना, केम पनिक्कर ने किसके लिए ये बात कही थी? तो सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के लिए सेंटेंस कहा गया था। चलिए 66 नंबर के सवाल की बात करते हैं। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? सभा और समिति को, भैया ये दो हमारे प्राचीन काल में सभा थी, जैसे लोकसभा और वर्तमान की राज्यसभा, पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। किस वेद में इनकी चर्चा की गई है? तो वो होगा अथर्ववेद। किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। चलिए 67 नंबर का प्रश्न क्या है? 67 नंबर का है क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? ठीक है, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? तो सही जवाब होगा गायत्री मंत्र। किसमें होगा? गायत्री मंत्र में। चलिए हमारा 68 नंबर का सवाल है, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहां पर स्थित है? क्या बताना है? गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहां पर स्थित है? तो वो है एलोरा की गुफाओं में। ठीक है, सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर है भैया एलोरा की गुफाओं में। चलिए 69 नंबर का सवाल फटाफट करके हम लोग 100 तक पहुंचेंगे। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, एमसीक्यू हमारे साथ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को 10 ईयर का कंटेंट मिलने वाला है। चलिए हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो हमारे 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करें तो वो होने वाला है ऋग्वेद। क्या होने वाला है? ऋग्वेद। चलिए 70 नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा 70 नंबर का सवाल है, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? सवाल है अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब होगा धारणा। किसके अंतर्गत? धारणा के अंतर्गत उसे अंतरंग साधना कहा जाता है। चलिए ठीक है, 71 नंबर का हमारा सवाल क्या है? चलिए जानते हैं हम लोग 71 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 71 नंबर का हमारा सवाल है, आपको नदियां दे रखी है और उद्गम क्षेत्र, है ना। प्रश्न में आप लोगों को फिर भी दिखा देता हूं। यहां पर क्या है? नदियां है, ठीक है, और उनका उद्गम क्षेत्र है, उनका मिलान करना है। नदियां इधर है और राइट साइड पर है उद्गम क्षेत्र। कावेरी, साबरमती, ताप्ती, जिसे तापी भी कहा जाता है, और दामोदर नदियां, कौन सी नदी कहां से उद्गमित होती है, यह आप लोगों को यहां पर बताना रहेगा। ठीक है, चलिए आपके सामने 71 नंबर का सवाल है, बताइए कावेरी नदी कहां से उद्गमित होती है, कौन सा पेयर हमारा सही होगा और हम लोग किससे किसको मैच करेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जल्दी से कीजिए फटाफट। चलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम सी में मिला देते हैं, पहले का दूसरा है तो ये पहले का दूसरा, दूसरे पर क्या है? कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है ना। दूसरा क्या है हमारा? साबरमती। ठीक है, दूसरे का होगा तीसरा, दूसरे का क्या होगा? तीसरा होगा। तीसरा मीन्स साबरमती नदी कहां से निकलती है? मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। तीसरा क्या है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी यानी तीसरे का फर्स्ट होगा, ये निकलेगी सतपुड़ा की पहाड़ियों से। चौथा है दामोदर नदी, तो आप समझ ही गए होंगे, है ना।
ये हो गया सतपुड़ा। तो बचा कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलेगी? दामोदर नदी निकलती है। तो चलिए हमने देखा 71 नंबर का प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे 72 नंबर का क्वेश्चन। हमारा 72 नंबर का प्रश्न क्या है, चलिए समझ लेते हैं। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों से देश की कुल कोयला निक्षेप को 50% से अधिक प्राप्त होता है? ठीक है, भारत के ऐसे कौन से दो राज्य है जो देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से ज्यादा प्राप्त करता है? ठीक है, तो आपको पता होगा ऐसे कौन से दो राज्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा। दैट मीन्स झारखंड और ओडिशा से देश को जो कोयला प्राप्त होता है, कोयला निक्षेप प्राप्त होता है, पूरे देश में 50% से भी ज्यादा प्राप्त होता है। चलिए 73 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल है वर्ष 2020-21-22 में 21-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? भाई दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया? तो वो होगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 73 के बाद अगले सवाल की ओर। क्या है हमारा अगला सवाल 74 नंबर का? हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है ना बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? ठीक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो उसका सही जवाब होगा ओडिशा। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ओडिशा होगा। चलिए आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप इस पीवाईक्यू का पीडीएफ चाहते हैं है ना विथ राइट आंसर, तो आप लोगों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, जहां पर आपको पीवाईक्यू 10 ईयर का आंसर के साथ मिलेगा पीडीएफ, या तो आप हमारे ऐप के अंदर यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत के ऐप के अंदर पीवाईक्यू सीरीज में आपको यहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए 75 नंबर का सवाल क्या है? जो कथन दे रखे उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। 4 ऑप्शन है, मैं अब आप लोगों के लिए ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप लोग स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, तो मैं आप लोगों को यहां पर गलत कथन बताना है। ठीक है, यानी 3 सही है और 1 गलत कथन है, वो कौन सा है वो बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं। सही जवाब होगा एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, तो ये क्या होगा? ये गलत होगा। चलिए तो सही क्या होंगे? एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, बिल्कुल सही बात है। ला नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करती है। तो यहां पर ये तीनों सेंटेंस सही, इन्हें भी याद रखिएगा, क्या पता अगले साल आपसे इसमें से भी सवाल बन जाए। चलिए ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं 76 नंबर के सवाल पर। निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है? तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का हमारा सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए 77 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? कौन सी सबसे लंबी नदी है? 77 तो हमारी नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है ना? आप लोग जानते होंगे, फटाफट करके कमेंट करके बताइए इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग 78 नंबर के सवाल की ओर। क्या है हमारा 78 नंबर का सवाल? फटाफट करके बताइए। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? हमें बताना है कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। तो उसका नाम होगा ऑप्शन बी तोकते। कौन सा होगा? ऑप्शन बी तोकते। 79 नंबर का सवाल है हमारा, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम, दैट मीन्स घटते क्रम, ठीक है, में अरेंज करना है। घटते क्रम का मतलब पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर छोटा आएगा। इस ऑर्डर को कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए ठीक है, तभी आपसे क्या पूछा है? चोटियां दे रखी है और उनका अवरोही क्रम पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट। तो सबसे पहले तीसरे नंबर की चोटी आएगी अनाईमुड़ी, ठीक है, फिर पहले नंबर की ये हो जाएगा तीसरा, फिर होगा गुरु शिखर, ठीक है, क्या होने वाली है? गुरु शिखर। उसके बाद क्या होगा? दूसरे महेंद्रगिरी,
और तीसरा लास्ट में चौथे पर आ जाएगी पंचमढ़ी। ठीक है, तो यहां पर क्या क्रम हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा 80 नंबर का प्रश्न क्या है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा। ये इंडिया की पॉपुलेशन के आधार पर हमारा प्रश्न पूछा है कि कौन से राज्य की जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा। तो सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है सबसे भारत में कम रहा। चलिए जानते हैं हम लोग 81 नंबर का सवाल क्या है। हमारा 81 नंबर का सवाल, 81 नंबर का सवाल है हमारा, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन, मतलब सही कथन कौन सा, ये आप लोगों को बताना रहेगा। यह मध्य प्रदेश में मिलेट या मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है। यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। योजना 23-24 से 25-26 तक की अवधि की है। तो आपको 81 का फटाफट करके कमेंट में जवाब देना अगर आप लोग सही जानते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, यानी कि तीनों कथन सही है ना। यह मध्य प्रदेश में मिलेट मोटा अनाज को प्रोत्साहित करता है, पूरे मध्य प्रदेश में लागू होता है, 23-24 यानी 25-26 तक की अवधि की है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट करके, हमारे लिमिटेड क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हम लोग 82 पर हैं और अभी हमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 82 की बात करें तो वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया, नामित या मनोनीत किया गया। तो हमारे 82 नंबर के सवाल का जवाब होगा सुधा मूर्ति। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, सुधा मूर्ति को राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। चलिए 83 नंबर के सवाल को जानते हैं। मध्य प्रदेश में पैरो केनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। तो वो सही जवाब होगा प्राची यादव। प्राची यादव को मध्य प्रदेश सरकार ने पैरो केनो में, है ना, अर्जुन पुरस्कार से नवाजा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे 84 नंबर के सवाल की ओर। सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और आप लोगों को सही जवाब देना है। तो सही जवाब होगा हमारा ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा का जो संबंध है माच गायन शैली से माना जाता है। चलिए 85 नंबर का सवाल है हमारा, सांख्यिकी में 2023 के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है। भाई सांख्यिकी के क्षेत्र में 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, कल्यमपुडी राधा कृष्ण राव को दिया गया है। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं 86 नंबर के सवाल की ओर। 86 नंबर का सवाल है, 2024 में FIDE, है ना, क्या लिखा हुआ है, FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे। आपको बताना है 86 का आंसर। ठीक है, ठीक है, बताओ फटाफट। तो इसका सही जवाब होगा डी गुकेश। डी गुकेश वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता था और सबसे कम उम्र के थे। अब हम लोग बात करेंगे 87 नंबर की। लमहेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है। तो लमहेटा गांव मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर संस्कार राजधानी में स्थित है, जहां पर बेड़ाघाट स्थित है। चलिए 87 के बाद हम लोग बढ़ेंगे हमारे 88 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या है हमारा 88 नंबर का प्रश्न, चलिए जान लेते हैं फटाफट करके। हमारा 88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही जवाब होगा 88 का डी, श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, है ना। इन्हें वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए 89 नंबर का सवाल क्या है हमारा। 89 नंबर का सवाल है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर स्थापित है। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के महाकाल नगरी उज्जैन में स्थापित है। चलिए 89 के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे 90 नंबर के सवाल की ओर। 90 नंबर का सवाल है, जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में विजयी कौन रहा था। ठीक है भाई, भारत और इंग्लैंड के मध्य जो टेस्ट मैच हुए थे उस श्रृंखला में, ठीक है, जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजय कौन रहा, उसका ऑर्डर क्या था, किसने कितने मैच जीते थे। तो भारत ने जीते थे 4, है ना, 4-1 से। ठीक है, भारत की विजय क्या रही थी, 4-1 से मैच जीते थे।
चलिए 90 के बाद हमारे 10 प्रश्न और बचे हैं, फटाफट करके हम लोग कंप्लीट करते हैं 91 नंबर के सवाल को। सवाल क्या है हमारा, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमिलित कीजिए। यानी आपको अगले प्रश्न की तैयारी करना है कि जो भी हमारे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी है वो और उनका क्षेत्र। तो हमारा सवाल है कि राजा मर्दन सिंह कहां से संबंध है, राजा मर्दन सिंह, दौलत सिंह, बकत अली और मुराद अली, ठीक है। तो उनके क्षेत्रों से आपको रिलेट करना है कि कौन कहां से संबंध रखता है, ठीक है। चलिए ठीक है, जान लेते हैं हम लोग हमारा सही जवाब क्या होने वाला है ना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो पहले का दूसरा का मतलब क्या हुआ है ना, राजा मर्दन सिंह का संबंध कहां से है, वो भानपुरा से है। कहां से होगा, भानपुरा से होगा, ठीक है। राजा मर्दन सिंह का संबंध कहां से होगा, भानपुरा से। दूसरे का क्या होने वाला है, दूसरे का फर्स्ट होने वाला है, यानी राजा दौलत सिंह का संबंध कहां से होगा, नेमावर से होगा, ठीक है। और तीसरे का संबंध किससे होगा, तीसरे से ही होगा, मतलब सहागढ़ के थे राजा बखत अली, ठीक है। और चौथे का संबंध किससे होगा, महू से, मुराद अली का संबंध महू से होगा, ठीक है। आपने शहादत खां का नाम भी सुना होगा, इनका भी संबंध महू से है। चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं फटाफट करके हमारे अगले सवाल की ओर, 92 नंबर के सवाल की ओर। सवाल कुछ ऐसा है, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहां मिलता है। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहां मिलता है, तो वो भैया मिलता है हमारा शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न किस ताम्रकालीन युगीन स्थल को, ताम्र पाषाण युगीन स्थल को वराह मिहिर का जन्म स्थल भी माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा राइट आंसर कायथा। कायथा कहां पर है, कौन से जिले में है, फटाफट करके मुझे कमेंट करके बताइए, क्या उज्जैन में है, फटाफट के कमेंट करो। चलिए ठीक है, 93 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 94 नंबर के सवाल की ओर। हमारे 5 से 6 क्वेश्चन और बचे हुए, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को कंप्लीट प्रश्न और उनके राइट आंसर पता हो पाए, और आप आने वाले समय में अगर अपने अगले पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक कंप्लीट आइडिया लग पाए कि किस किस क्षेत्र से, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। अभ्यारण्य और जिला का कौन सा पेयर गलत है, ठीक है। अभ्यारण्य और जिले का कौन सा पेयर गलत है आपको ये बताना है। तो बोरी गंगऊ करेरा घाटी गांव है ना, कहां पर कौन सा पेयर गलत है आपको ये बताना है। तो आप जानते हैं घाटी गांव इंदौर में नहीं है, कहां पर है, ये ग्वालियर में है। कहां पर ये, ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य, जहां पर सोन चिड़िया का संरक्षण होता है। बोरी तो होशंगाबाद में है, गंगऊ पन्ना में है, करेरा शिवपुरी में, लेकिन ये यहां पर नहीं है। चले 95 की बात कर लेते हैं, शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है। शंकर राव पंडित का संबंध ख्याल गायिकी से माना जाता है। शंकर राव पंडित का संबंध ख्याल गायिका से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा क्या है, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है। गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है, तो उसे कहा जाता है ठोट्य। क्या कहा जाता है, ठोट्य कहा जाता है। चलिए 97 नंबर के सवाल पर हैं हम लोग। मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में है, तो वो उसका सही जवाब होगा धार जिले में। मोहन खेड़ा जो जैन तीर्थ स्थल है वो कहां पर है, तो मोहन खेड़ा नामक तीर्थ स्थल धार में है। चलिए 98 की बात करते हैं, कुमार गुप्त और बंधु वर्मन के दशधर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो हमें गलत कथन बताना है। फिर से हमारे सामने एक नेगेटिव क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी, ठीक है, ये गलत है। इसके बारे में 3 कथन ये सही माने जाएंगे। इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की जानकारी दे रखी है, साथ में सूर्य मंदिर का निर्माण का भी उल्लेख है। यह भारत में विज्ञापन द्वारा प्राचीन उदाहरण का प्रतीक है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिमपुर नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो गलत आंसर हमारा ये होगा, बाकी तीनों कथन सही होंगे। 99 नंबर का सवाल है, कोबहर क्या है, तो कोबहर वास्तव में देखा जाए वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र माना जाता है, यानी कि विवाह के अवसर पर, है ना, ये एक जनजाति है ना अनुष्ठान है जिसमें एक भित्ति चित्र उकेरा जाता है। चलिए 100 नंबर का आखिरी प्रश्न है हमारा आज की क्लास का, है ना, यशोधर्मन की सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है, तो यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता है वासुल कवि। तो सही जवाब होगा इसका वासुल कवि। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इस आज के क्लास में हमने 2023 का एमपीपीएससी है ना जीएस 1 पेपर का राइट आंसर 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जाना। आप लोगों को पिछले 10 सालों का पीवाईक्यू करना है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को एमपी जीके की भी थ्योरी एंड लॉन्ग एमसीक्यू सीरीज दोनों हम लोग इस चैनल पर चला रहे हैं, साथ में ल्यूसेंट जीके है ना, ल्यूसेंट जीके डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू, यहां पर आपको काफी वैल्यूबल कंटेंट देने जा रहे हैं हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।